आज हम पढ़ेंगे वेक्टर के प्रकार, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं और उसका पहला प्रकार है प्लाज्मिड, जिसे आज हम पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब होता है ऐसा डीएनए अणु जिसके अंदर हमारा इच्छित डीएनए को जोड़कर बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरह इच्छित जीन को हम क्या करते हैं, पहले हमने कल बताया था कि ये कोई वेक्टर है, जिसे हमने वेक्टर कहा था। ये भी एक डीएनए का अणु होता है जिसके साथ में हम ये डिजायर डीएनए है इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। पहले इस यहाँ से कोई डीएनए को निकाला, ये जीन ए है, इस जीन ए को वेक्टर डीएनए के साथ में इनोक्यूलेट किया जाता है, साथ में लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। जब इसको लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि जब ये लाइगेज के साथ जोड़ा जाएगा, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में वेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू इस तरह से तोड़ा जाता है ताकि यहाँ पे स्पेस मिल जाए और फिर इस जगह पर हम ये लाइगेज के द्वारा, लाइगेज एंजाइम होता है जो इसे जोड़ने का काम करता है। इस तरह से जीन को वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया जाता है। और इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम बैक्टीरिया के साथ में बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इनोक्यूलेट करते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल्स की कॉलोनीज बनती है और उन कॉलोनी के साथ में ये वेक्टर भी साथ में कॉपी होता है। इस तरह से पर्टिकुलर जीन ए जो है इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी, यानी उसकी क्लोनिंग हो जाएगी, मल्टीपल कॉपी बनती है। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर्स के काफी सारे प्रकार हैं, हम उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आता है प्लाज्मिड वेक्टर, उसके बाद आता है बैक्टीरियोफेज को एज ए वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग, कॉस्मिड को एज ए वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, फेजमिड को बैक्टीरिया एज ए वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसको हम एज यूज कर सकते हैं वेक्टर की तरह। यैक हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हैक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और फिर cDNA लाइब्रेरी और फिर जीनोमिक लाइब्रेरी। अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो हमें पता है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे कि हम जीनोफोर कहा जाता है, और इस जीनोफोर को हम कह सकते हैं क्या है, इसका मेन क्रोमोसोम है। इसके साथ कई बार इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल मिलता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्या है, प्लाज्मिड। इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, इसको माइनर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ये प्लाज्मिड है, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये मेन क्रोमोसोम है तो इसको माइनर क्रोमोसोम भी कहा जा सकता है, माइनर क्रोमोसोम या लघु गुणसूत्र कहा जा सकता है। यह प्लाज्मिड होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं जो प्लाज्मिड होता है उसके कुछ गुण होते हैं। प्लाज्मिड जो होता है वो देखा जाए तो स्वयं प्रतिलिपिकरण करता है और स्वयं नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये एक तो ऑटोनोमस होगा और दूसरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रवृत्ति होती है इसके अंदर। साथ ही जो हमारे प्लाज्मिड होते हैं उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ रेजिस्टेंट के गुण मिलते हैं इसमें। रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें तो डिजीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन मिलते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन हो गए, भारी धातु से संबंधित जीन हो गए, या फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन, या हम बात करें तो इसके अंदर टॉक्सिन प्रोडक्शन के जीन भी मिलते हैं, टॉक्सिन प्रोडक्शन जीन मिलते हैं। इस तरह से अगर हम बात करते हैं
अब ये बात हो गई प्लाज्मिड की। अभी प्लाज्मिड ऑटोनोमस होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसके अलावा इसके गुण होते हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंट के जीन मिलते हैं। रेजिस्टेंट के जीन की तरह अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन हो गया, हैवी मेटल से रिलेटेड कोई जीन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन हो गया, या टॉक्सिन प्रोडक्शन का जीन हो गया। अब हम बात करते हैं, जो देखा जाए तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड को हम इन विट्रो मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ये जो हमें प्लाज्मिड जो मिल रहा है, ये हमें कैसा मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड मिलता है ये कैसा होता है, नेचुरल है। प्लाज्मिड कैसे मिल रहा है, प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। इसके अंदर हम इन विट्रो कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, इसीलिए इसे हम एज ए वेक्टर की तरह यूज करते हैं। इसीलिए क्योंकि प्लाज्मिड जो एक नेचुरल वेक्टर है या एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिलता है प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर हम इन विट्रो कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ रूपांतरण भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के कुछ लक्षण होने चाहिए। और प्लाज्मिड जो डीएनए होता है, उसके डीएनए की लंबाई लगभग 10 केबी से 200 केबी तक होती है। इसके डीएनए की अगर हम लंबाई की बात करें, डीएनए लेंथ की बात करें, अणु के लंबाई की बात करें, तो ये कितनी होती है, लगभग 10 किलो बेस पेयर से लगाकर 200 किलो बेस पेयर तक हो सकती है इसके डीएनए की लेंथ, अगर हम बात करें तो। और इसे सेल से इसके कुछ लक्षण हैं। अगर प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। इसे बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करना आसान होता है, इजीली इसे बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किया जा सकता है। यानी कि इसका पहला लक्षण है कि बैक्टीरियल सेल से इसे आसानी से अलग किया जा सकता है, विलगित किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट होगी, मतलब एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे काट सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि ये अगर मान लो प्लाज्मिड का डीएनए अगर इसे हम खोल दे तो ये इस तरह से, यहां पर ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यानी कि यहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट की अगर हम बात करें जो होती है एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है, और उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ सकता है। यानी कि एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट को तोड़ा जा सकता है। ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स है 1, 2, 3, इसे एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक से अधिक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट को कट कर सकते हैं। यानी कि मान लो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है उसमें केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट तो केवल एक ही है, लेकिन इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 भी तोड़ सकता है, 2 भी तोड़ सकता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 भी तोड़ सकता है। यानी कि एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट को, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, लेकिन उसे एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट लगाया जा सकता है। ये इसके अंदर एक लक्षण है इसका। उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन साइट पर बाहरी डीएनए को प्रवेश कराकर उसमें परिवर्तन भी, गुणों में परिवर्तन भी कराया जा सकता है। यानी कि ये जो हमने ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जब इसे तोड़ा तो अब यहाँ पर स्पेस हो गया। अब इस स्पेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे कि कोई डिजायर्ड डीएनए है, इस डिजायर्ड डीएनए को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइगेज के द्वारा, लाइगेज जो एंजाइम होता है के द्वारा इनोक्यूलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नया प्लाज्मिड बनेगा तो वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। यहां पर ये क्या है, हमारा कोई डिजायर्ड डीएनए है। यानी कि
जो एक रेस्ट्रिक्शन साइट है उसे अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक या एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट को काट सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शन साइट को काटने के बाद में हम हमारा डिजायर्ड डीएनए यहाँ पर प्रवेश करवा सकते हैं, और प्रवेश कराकर इसके गुणों में भी हम यहाँ पर क्या होगा, इसके गुण क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जब इसमें नया डीएनए, इस प्लाज्मिड में एक नया डिजायर्ड डीएनए जा चुका है, तो इस डिजायर्ड डीएनए में मान लो कोई जैसे कि कोई डिजीज रेजिस्टेंट के जीन है, या अगर हम बात करें कोई जीन है यहां पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर कोई जीन जेड है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का क्या करता है, ग्लूकोज का क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है। ये जीन जेड जीन जो है, जेड जीन करता है ग्लूकोज का प्रोडक्शन। उत्पादन करता है। तो इस ग्लूकोज के उत्पादन करने वाले जीन को जब हम प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, तो अब इस प्लाज्मिड को जब किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में डाला जाएगा तो वो सेल भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा। इस तरह से उसके गुणों में, पहले तो वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने उसके प्लाज्मिड के अंदर ग्लूकोज को बनाने वाले जेड जीन को डाला तो वहां पर ग्लूकोज बनना शुरू हो गया। इस तरह से परिवर्तन हो गया। फिर हम बात करते हैं, जब हम किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरह से जो बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को, जो हमने मॉडिफाइड प्लाज्मिड जब डालते हैं, उस प्लाज्मिड को वापस मतलब प्रवेश करा, यानी कि किसी बैक्टीरियल सेल है, ये प्लाज्मिड है, ये मान लो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सिंपल प्लाज्मिड था, हमने इसको यहां से निकाला, और निकालने के बाद में हमने इस तरह से इसमें चेंजेस कर दिए। अब चेंजेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस हम इस बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करवा देंगे। जब इस बैक्टीरियल सेल में वापस प्रवेश करवाएंगे तो ये बैक्टीरियल सेल हमें इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि प्रवेश कराना भी बहुत आसान होगा। यहां पर ये जेड जीन है। समझ में आया कि भाई जिस तरह से हम इस बैक्टीरियल सेल से इस प्लाज्मिड को निकालते हैं, इस प्लाज्मिड को निकाला हमने, ये वाला प्लाज्मिड है, इसको हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए तो ये इस तरह से सीधा हो गया था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह दिखाई देने लग गया था। अब इस पे हमने आगे काम किया, और काम करके जब वापस इसको गुणों में परिवर्तन, मॉडिफाइड प्लाज्मिड, इस मॉडिफाइड प्लाज्मिड को वापस आसानी से अगर देखा जाए तो इसे आसानी से यहाँ पर एंटर भी कराया जा सकता है। इसको वापस आसानी से, जो बैक्टीरियल सेल ए थी उसके अंदर, अभी बैक्टीरियल सेल ए के अंदर ये मॉडिफाइड हो गई है, बैक्टीरियल सेल ए से अब ये ए स्टार बन गई। अब इसके अंदर वापस उसे आसानी से प्रवेश भी कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड, जो अभी तक हमने बात की कि किस तरह से हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को निकाला, फिर प्लाज्मिड में आगे डिजायर्ड डीएनए को डाला, और डालने के बाद में किस तरह से नया मॉडिफाइड प्लाज्मिड बनाया, जिसके अंदर अब ग्लूकोज बनाने के जीन आ चुके थे। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है वो ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन करेगा। इस तरह से पहले बैक्टीरियल सेल ए थी जो ए स्टार के अंदर चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड को भी अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं, टाइप ऑफ प्लाज्मिड। तो ये मेनली 3 प्रकार के मिलते हैं हमें। एक मिलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर, सेकंड आता है हमारा, इसके अंदर एक आएगा PBr 322,
और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है PUC। ये दो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन आता है हमारा TI प्लाज्मिड, जो कि डाइकॉट के प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। TI प्लाज्मिड आगे अभी हम डिटेल में बताएंगे। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहा जाता है। और फिर आता है हमारा हीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर की। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर की अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर हमारे दो आएंगे, एक आएगा PBr322 और एक आएगा PUC। तो पहले हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर की। फर्स्ट है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर का मतलब है ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसके अंदर दूसरे प्लाज्मिड के कोई जीन डालकर उसे रूपांतरित किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। यानी कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नए जीनों का समावेश कर कर उसका रूपांतरित रूप बनाना। ठीक है, तो ये जो होता है प्लाज्मिड वेक्टर, ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। इसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे PBr322। अगर हम बात करें PBr322 तो ये जो है इसके अंदर प्लाज्मिड, इसका पूरा नाम है, P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है, ये साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर, R का मतलब है रॉड्रिगेज, ये भी इसके, और 322 इसका स्ट्रेन है। ठीक है, अब हम इस की बात करें तो इसका पहले हम बात करते हैं इस PBr322 की लेंथ कितनी होती है। इसकी लेंथ होती है लगभग 436 किलो बेस पेयर इसकी लेंथ होती है। चार 362 किलो बेस पेयर इसकी साइज होती है। अगर लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई है प्लाज्मिड की। फिर हम बात करते हैं इसके डायग्राम की, तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं।
अब हम बात करते हैं इसका एक पीबीआर, ये क्या है, पीबीआर 322, पीबीआर 322 हमारा वेक्टर है। अगर हम बात करें पीबीआर 322 रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर की, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर होता है। इसका नाम जो है साइंटिस्ट बॉलीवर के नाम पर और रॉड्रिगेज वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। पीबीआर 322 इसका स्ट्रैंड है। इसे क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। इसे क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट के जीन उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर जो हमारा, अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो वो ई कोलाई से लिया जाता है। और साथ ही इसके अंदर जो पीबीआर 322 के अंदर कुछ विशेषताएं होती है, क्योंकि इनके अंदर 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चिन्हित किए गए हैं, 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे इनके अंदर। साथ ही 2 सेलेक्टिव मार्कर जीन है, सेलेक्टिव मार्कर जीन जैसे कि एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के सेलेक्टिव मार्कर जीन उपस्थित होंगे। इसके अलावा इनको जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे, जैसे कि PST1, PUV, जो कि एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन को काटने का काम करेंगे। इस स्थान पर रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी 2, और टेट्रासाइक्लिन वाले स्थान पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी, BMH1 और SL फर्स्ट मिलती है। इसके अंदर जो डीएनए जो निवेशित किया जाता है या डीएनए जो डाला जाता है वो इस भाग की तरफ डाला जाता है। या तो यहाँ पर डीएनए को इनोक्यूलेट किया जाएगा, जो डिजायर डीएनए, या तो फिर यहाँ पे डाला जाता है, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन साइट है तो यहाँ पर डाला जाएगा। यहाँ पर क्या डाला जाएगा, हमारा डिजायर्ड डीएनए। तो डिजायर्ड डीएनए, क्योंकि BMH1 और SL ये दोनों क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पर इनको काटने का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर डिजायर्ड डीएनए को डाला जाएगा, डीएनए को इनोक्यूलेट किया जाता है। डीएनए को यहीं पर निवेशित किया जाता है, डिजायर्ड डीएनए को निवेशित किया जाता है। इनोक्यूलेट करना या डिजायर्ड डीएनए को इसी जगह से निवेशित, जहां टेट्रासाइक्लिन एम्प्लिसिन के जीन होते हैं उसी जीन के बीच के अंदर हमारे निवेशित डीएनए को मतलब डिजायर्ड डीएनए को निवेशित किया जाता है, ताकि टेट्रासाइक्लिन एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट की जो पावर है वो निष्क्रिय हो जाती है और इस तरह से एक हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इस प्रकार जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए बनता है, अब इसे होस्ट सेल के अंदर, अब ये जब इस तरह से यहाँ पर जब डीएनए निवेशित कर दिया जाता है, निवेशित करने के बाद में इसे बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर निवेशित बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला जाता है और इसकी क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग करके मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है। इस तरह से पीबीआर 322 को बनाया जाता है। अब इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है PUC। नेक्स्ट हम बात करते हैं PUC की। ये देखा जाए तो पीबीआर 320 का ही रूपांतरित रूप होता है। इसके अंदर अगर हम इससे पहले पीबीआर 322 के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे। इसके अंदर 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं, उनको हम पहले बता देते हैं। PUC से पहले हमें पीबीआर की अगर हम बात करते हैं तो पीबीआर के अंदर 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं। 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से? एक तो मिलता है PST1, व PVU, और दूसरा है BMH1 और SL1। ये दोनों क्या होती है, रिकॉग्नाइजेशन, इनकी रिकॉग्निशन साइट कहाँ मिलेगी? इन दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट मिलती है। इसकी मिलती है एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर, और इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट कहाँ मिलेगी? दोनों की इसकी रिकॉग्निशन साइट
इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट कहाँ मिलेगी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर। इस तरह से ये 4 इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं जिनकी रेस्ट्रिक्शन साइट मिलती है। इन दोनों की रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर और इनकी रेस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी टेट्रासाइक्लिन के अंदर। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, ये देखो इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर है, ये दोनों की रेस्ट्रिक्शन साइट एम्प्लिसिन पे और इन दोनों की रेस्ट्रिक्शन साइट टेट्रासाइक्लिन पे। ये देखो टेट्रासाइक्लिन और ये एम्प्लिसिन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है पीयूसी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीयूसी। पीयूसी की बात करते हैं तो पीयूसी क्या होता है? पीयूसी देखा जाए तो ये पीबीआर 322 से ही बनता है। इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका एक डायग्राम बना के बताती हूँ मैं आपको। ये एक प्लाज्मिड है, पीबीआर 322 से ही बना हुआ है। तो ये क्या है? एक रूपांतरित पीबीआर 322, रूपांतरित पीबीआर 322। यहां पर जो लैगजेट जीन होता है ये एक पॉलीलिंकर क्षेत्र होता है, पॉलीलिंकर क्षेत्र होता है। और लैगजेट कहां से लिया गया? ये लिया गया ई कोलाई से लिया जाता है लैगजेट जीन। और इसी स्थान पर डिजायर डीएनए को डाला जाता है, डिजायर डीएनए को इनोक्यूलेट किया जाता है। और यहां पर जब डिजायर डीएनए को अगर हम बात करते हैं, डिजायर डीएनए को जब लैगजेट जीन वाली जगह पे डाला जाता है, यहाँ पर जब इनोक्यूलेट किया जाता है तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया जब टेट्रासाइक्लिन की जगह पर हमने जब वो डाला था, डिजायर डीएनए डाला था, तब टेट्रासाइक्लिन भी निष्क्रिय हो गया था। वैसे ही ये भी निष्क्रिय हो जाएगा, लैगजेट जीन निष्क्रिय हो जाएगा। और निष्क्रिय होने की वजह से इसको लैग माइनस लिख देंगे, लैग माइनस, ठीक है। और जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ की जो कॉलोनी दिखाई देगी, तो हमें कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी कैसे दिखाई देगी? ब्लू कलर की। जबकि जब डीएनए का प्रवेश नहीं होता है, जब डीएनए को प्रवेश नहीं करवाएंगे, उस समय लैगजेट जीन जो है वो एक्टिव रहेगा। और एक्टिव रहने की वजह से इसको हम लैग प्लस कह सकते हैं। और यहाँ पर ई कोलाई की जो अगर हम बात करें, ई कोलाई जो होगा वहां पर रूपांतरित, यहां पर ई कोलाई जो होगी, यानी कि कॉलोनी जो दिखाई देगी वो हमें श्वेत दिखाई देगी यहाँ पर।
ब्लू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ई कोलाई की जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी वो रूपांतरित हो चुकी है, जबकि यहाँ पर ई कोलाई की कॉलोनी रूपांतरित नहीं होता है, तब यहाँ पर श्वेत कॉलोनी दिखाई देती है। यानी कि अगर हम बात करें पीयूसी की, तो पीयूसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पीयूसी क्या है? पीयूसी किसका रूपांतरण है? रूपांतरित है, रूपांतरित रूप है पीबीआर 322 का यह रूपांतरित रूप है। अगर इस प्लाज्मिड की बात करें पीयूसी की, तो पीयूसी को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इस प्लाज्मिड के अंदर लगभग एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट का जीन हम डालेंगे पीबीआर 322 से, यानी कि जो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट का जीन ये किससे डाला है हमने? पीबीआर 322 से तो हमने इसका ये जीन डाला, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट का जीन डाला है, और ई कोलाई से हमने जीन डाला है, लैगजेड का जीन डालते हैं इसके अंदर। और जो लैगजेड क्षेत्र होता है वो हमारा कैसा होता है? पॉलीलिंकर क्षेत्र होता है। पॉलीलिंकर का मतलब है इसी क्षेत्र के अंदर काफी सारे जीन मिलते हैं और इसी क्षेत्र के अंदर डीएनए, डिजायर डीएनए को डाला जाता है। जब डिजायर डीएनए को लैगजेड जीन के अंदर डाला जाता है तो लैगजेड जीन निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने की वजह से जो हमें बैक्टीरियल कॉलोनी मिलती है वो पूरी ब्लू कलर की दिखाई देती है। जबकि जब डीएनए प्रवेश नहीं होगा, जब डीएनए का प्रवेश नहीं करवाएंगे, उस समय क्या होगा? लैगजेड जीन एक्टिव रहेगा और एक्टिव रहने की वजह से सफेद कॉलोनी दिखाई देगी, यानी कि ई कोलाई, यहाँ पर ई कोलाई की जो कॉलोनी होगी वह रूपांतरित नहीं होगी। और यहाँ पर ब्लू कलर का कारण होता है मीडिया के अंदर आईपीजी और एक्स गैल के कारण ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देती है। लैक माइनस के समय क्या होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईपीटीजी व एक्स गैल की उपस्थिति में वृद्धि होती है, जिससे ब्लू कलर की कॉलोनी बनती है, और ब्लू कलर की कॉलोनी बनने की वजह से हमें यहाँ पर श्वेत रंग की कॉलोनी मिलती है। जबकि जब पीयूसी के अंदर डीएनए प्रवेश नहीं कराया जाता है, लैगजेड जीन में जब प्रवेश नहीं कराया जाता है, उस समय लैक पॉजिटिव रहेगा, श्वेत कॉलोनी मिलेगी, ई कोलाई की कॉलोनी यहाँ पर रूपांतरित नहीं हुए। थैंक यू सो मच।